नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। वेरी गुड मॉर्निंग जी। 3 दिसंबर 2021 की करंट अफेयर्स की क्लास में राधे राधे जी, राधे राधे। प्रदीप कुमार, अनुदोसा, प्रियंका, बसंती, फ्रूटी, लीला, अजय सिंह, मिस्टर राकू, वनिता, सुनील 444, सभी दोस्तों का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। नरेंद्र सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग। मांगू सिंह, चलिए। रवि बंसल, सभी दोस्तों का स्वागत, अभिनंदन। पिंकी जी, तेजपाल, अर्जुन, आशा, अनिल, डीके, मांगू, गोविंद जी, सभी दोस्तों का जहाजपुर से भी स्वागत, अभिनंदन। राव मनोज कुमार, ज्योति राजावत, चलिए दोस्तों, ललिता, आप सभी का आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन की इस श्रृंखला के साथ ही शुरुआत करते हैं। आज के वो करंट अफेयर्स के सवाल जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर आप लोगों के साथ हम बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए जरा देखिएगा। सबसे पहले, जिंदगी में कई मुश्किलें आती है और इंसान जिंदा रहने से घबराता है। न जाने कैसे हजारों कांटों के बीच रहकर भी एक फूल मुस्कुराता है। हम लोग जीवन में छोटी छोटी कठिनाइयां आ जाती है, छोटी छोटी बाधाएं आ जाती है, जिनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद उन छोटी छोटी परेशानियों से कई बार इतना हाय तौबा हो जाते हैं कि हमें ये ध्यान ही नहीं रहता कि ये सबके साथ होता है। तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए उस फूल से जो कांटों के बीच रहकर भी कितना अच्छे तरीके से अपनी मुस्कान देता है, अपनी कितनी अच्छी तरीके से महक देता है हम सब लोगों को। तो यही बात आपके सामने कही गई है कि जिंदगी में कई मुश्किलें आती है और इंसान जिंदा रहने से घबराता है। न जाने कैसे हजारों कांटों के बीच रहकर भी एक फूल मुस्कुराता है। तो ठीक उसी प्रकार भी अपने को भी जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। जीवन में बाधाएं आए, उन बाधाओं का मुकाबला भी करना है तो मुस्कुरा कर करना है। आज बात करेंगे 3 दिसंबर 2021। यहां है, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पे लाना है तुम्हें। अपने हाथ की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें। तो दूसरों के लिए करो जियो, लेकिन अच्छा जियो। दूसरों के लिए करो, अच्छा करो। इन दोनों से हमें सीखना ही चाहिए। तो चलिए जरा बातचीत आज के सवालों की करें। उससे पहले कुछ करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण जो खबरें हैं न्यूज़पेपर की दृष्टि से, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जरा आप उनको देखिएगा। और मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक बात के बारे में बताया था कि भैया इस बार मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन कौन से देश में होने जा रहा है, इस बारे में आप लोगों से बातचीत हुई थी। तो मैंने ये कहा था कि इस बार की इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो कहां होगा, इजराइल में आयोजित किया जाएगा। कहां पर? इजराइल में मिस यूनिवर्स का आयोजन किया जाएगा। ये ध्यान रखना, इजराइल एशिया महाद्वीप में ही आती है। पहली बात तो आपको ये कंफर्म होनी चाहिए, कहां पर आता है? एशिया में आता है। ये पूरा एशिया है। तो यहां जो क्षेत्र पड़ता है वो कहां पर है? वो इजराइल वाला इलाका है। देख लीजिएगा, ये अगर पूरा एशिया है तो भारत जो है वो यहां पर इस इलाके में स्थित है, एशिया के। तो ये वाला जो इलाका है, उत्तर पश्चिम का जो इलाका, उत्तर पश्चिमी एशिया का देश है। क्या है? उत्तर पश्चिमी एशिया का देश है। उत्तर पश्चिम एशिया का जो देश है उसका नाम क्या है आपका? वो इजराइल है। वहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि इस इजराइल देश में तीनों धर्म के लोग रहते हैं। यानी यहाँ यहूदी भी रहते हैं, यहाँ इस्लाम के भी लोग रहते हैं, यानी और यहाँ ईसाई भी लोग रहते हैं। तीनों धर्मावलंबी यहाँ रहते हैं। और जेरूसलम जो यहाँ की, यरूशलेम या जेरूसलम जिसको कहते हैं, वो यहाँ की राजधानी है। वो राजधानी इन तीनों का पवित्र स्थल माना जाता है। इसलिए इस्लाम के लोग यहाँ इसलिए विरोध करते हैं कि आप इसकी राजधानी मत बनाओ। यहूदी लोग इसको राजधानी बनाने में है, लेकिन बावजूद इसके कई देशों ने इसकी यहाँ की राजधानी को मान्यता प्रदान कर दी है। तो जेरूसलम जो है, या यरूशलेम कह दो, ये सवाल पूछा जा चुका है। जेरूसलम या यरूशलेम जो है, इसमें तीनों धर्मों का ये पवित्र स्थान आप लोग कह सकते हो। कौन कौन से का है? यहूदी तो है ही, यहूदी तो यहाँ रहते ही हैं, ठीक है। लेकिन यहूदियों की संख्या अन्य संप्रदायों की वजह
कम है। यहाँ इस्लाम के भी लोग रहते हैं, इस्लाम है, यहूदी है, इसके अलावा ईसाई भी यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, ईसाई भी यहाँ पर रहते हैं। इन तीनों धर्मों का यहाँ पर क्या है, पवित्र स्थल इस जेरूसलम को क्या किया जाता है, माना जाता है। हालांकि ये मूल रूप से इतना बड़ा देश नहीं था। आज आपको पता होगा इसकी जो आकृति है वो इस आकार में फैली हुई है। ये वाला इलाका ऐसे फैला हुआ है, ये आपका इजराइल है। ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये भूमध्य सागर जो है उसके साथ सीमा साझा करता है। लेकिन ये इधर वाला हिस्सा इसका किसके साथ, मिस्र के साथ। इधर जॉर्डन और सीरिया है, क्या है, यहाँ आपका जॉर्डन और क्या पड़ता है, सीरिया के साथ इसकी सीमा लगती है। यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है ये वाला, ये क्षेत्र कहलाता है गाजा पट्टी। क्या कहलाता है, ये क्षेत्र कहलाता है आपका गाजा पट्टी क्षेत्र कहलाता है। ये गाजा पट्टी क्षेत्र जो है वो पहले एक तरीके से ये कह सकते हो मिस्र के साथ हुआ करता था। उस पर किसने आधिपत्य कर लिया, आपके इस वाले क्षेत्र पर जेरूसलम या इजराइल ने इस पर। यहां पर आप लोगों का जो एक क्षेत्र है जो सीरिया का इलाका हुआ करता था, उस सीरिया के गोलन हाइट्स जिसको नाम कहते हैं गोल्डन हाइट्स, ये गोल्डन हाइट्स जिसको अपन कहते हैं या गोल्डन हाइट्स कह दीजिए, ये आईएएस की परीक्षा में आ चुका है जब ये चर्चा में था। गोल्डन हाइट्स क्षेत्र, ये क्षेत्र मूल रूप से सीरिया का क्षेत्र था। इस क्षेत्र पर भी किसने अधिकार कर लिया, इस पर भी इजराइल ने कर दिया। यानी इजराइल लगातार अपने जिस प्रकार चाइना अपनी जो है आड़ोस पड़ोस के लोगों की भूमियों को अतिक्रमण करने की अपनी जो चाल रखता है, ठीक उसी प्रकार किसने काम किया है, इजराइल ने भी यही काम किया है। लेकिन हिंदुस्तान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान का हमेशा यह देश पक्षधर रहा है। रक्षा क्षेत्र में हमारी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में सहयोग करता है, प्लस इसके साथ कृषि क्षेत्र में हमारी महत्वपूर्ण जो नए नए तकनीक है उनमें सहयोग करने का क्या करता है, ये काम करता है। तो ये सारे कामों में सहयोग करना है। सिंचाई की पद्धतियां हैं उसमें हमारा सहयोग करता है। जैसे कोटा में अभी इस प्रकार का पार्क लगाना है नींबू और संतरे का, तो उसमें भी हमारा क्या कर रहा है, सहयोग। एक बड़ा उद्यान कोटा में लगने जा रहा है इजराइल के सहयोग से। तो ये सब बातें हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी चर्चा में क्यों है, इस बार की मिस यूनिवर्स की जो प्रतियोगिता का आयोजन है वो कहां किया जाना है, इजराइल में किया जाना है। ये बात मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताई थी, लेकिन आज न्यूज़पेपर में आया कल, तो मैंने आपके सामने रख दिया। यहां लिखा है यरूशलेम इजराइल के इलियट में 12 दिसंबर को मिस यूनिवर्स सौंदर्य प्रतियोगिता होगी सांता के साथ प्रतिभागी। अभी आपको पता है वहां पर सांता क्या है, तो सांता आप लोगों को पता है यहाँ पर जो क्रिसमस मनाते हैं उन क्रिसमस के लिए है। तो क्रिसमस के त्योहार के प्रतिभागी जो है वो सांता के साथ क्या मनाने वाले हैं, इस बार मिस यूनिवर्स के प्रतिभागी जो है वो इसमें भाग लेने वाले हैं। जितने भी प्रतिभागी वो वहां पहुंच चुकी है। तो 12 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। और इजराइल का एक शहर है जिसका नाम क्या है, इलियट शहर है। क्या है, इलियट शहर है। इलियट में यहां पर क्या किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा। इजराइल के बारे में मैंने सारी बातें आपसे लगभग कर दी है, बाकी और कुछ बातें बच जाएगी तो अपन धीरे धीरे बातचीत करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पर। अगली इंपॉर्टेंट खबर राजस्थान से है। और राजस्थान से क्या, ये जो मैं खबर पढ़ा रहा हूं इनसे रिलेटेड ही आपको सवाल मैं पूछूंगा, तो आप लोग इनको ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। देखिएगा, राजस्थान में इन्वेस्ट 2022 का आयोजन अगले वर्ष किया जाना है जनवरी में। कहां पर किया जाना है, जनवरी में। जनवरी में राजस्थान में इन्वेस्ट राजस्थान 2022 कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इस पर परीक्षा में सवाल निश्चित आएगा, देख लेना चाहिए। ठीक है, कैसा भी सवाल पूछे लेकिन निश्चित पूछा जाएगा। अभी नई दिल्ली में एक सफल रोड शो का आयोजन इसको लेकर किया गया है कि भैया इन्वेस्टर्स हमारे राजस्थान आइए, इन्वेस्ट करिए, आपको हम सुविधाएं क्या करेंगे, प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना। विधि शर्मा जी फिक्स नहीं है कितने आएंगे, लेकिन ये मानकर चलिए 8 से ज्यादा सवाल आएंगे। यहां पर है राजस्थान में होगा 78,000 करोड़ रुपए का निवेश, 1.5 लाख को मिलेगा रोजगार। इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। इसको लेकर के राजस्थान के जो उद्योग मंत्री हैं शकुंतला रावत, कौन है, शकुंतला रावत उद्योग मंत्री हैं शकुंतला रावत। देवस्थान विभाग भी इन्हीं के पास है। इनके नेतृत्व में नई दिल्ली में क्या किया गया है, नई दिल्ली में रोड शो का आयोजन किया गया है। नई दिल्ली में क्या किया गया, रोड शो का आयोजन किया गया है। और कितने करोड़ रुपए, 78,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्ट की बात इन्होंने कही है। और लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 से पहले विभिन्न जिलों में इस प्रकार के रोड शो का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाना है। तो निवेश की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी, ऐसा भी कहा है उद्योग मंत्री ने। बड़े निवेशक जो प्रस्ताव हैं वो भी आ रहे हैं। 50,000 करोड़ का निवेश जो है वो अक्षय ऊर्जा और सोलर मॉड्यूल में किया जाएगा।
4,250 करोड़ का निवेश जेके लक्ष्मी सीमेंट जो है वो नागौर में और उदयपुर और अलवर में करने वाली है। 400 करोड़ का निवेश लेंस कार्ट जो भिवाड़ी में वहां करेगी। 294 करोड़ का निवेश डाइकिन एयर कंडीशनिंग जो कंपनी है वो करेगी। 121 करोड़ रुपए का निवेश ओकाया ईवी का निमराना क्षेत्र में इलेक्ट्रिक टू 3 व्हीलर के लिए उत्पादन में करने वाली है। और 3 व्हीलर के उत्पादन में तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, अब ये देखिएगा। फिर प्राकृतिक संपदा भरपूर है, ऐसा भी कहा है हमारे आवासीय आयुक्त जो हैं सुब्रा सिंह ने कि राजस्थान में खनिज की अन्य प्राकृतिक संपदा भरपूर है और राजस्थान में सुदृढ़ नीति और आधारभूत सुविधा तंत्र को हम विकसित करना चाहते हैं, औद्योगिक विकास को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में इन्वेस्ट 2022 का आयोजन जनवरी में होने वाला है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये इन्वेस्ट राजस्थान 2022 जो है ये इंपोर्टेंट आपके लिए। अभी रोड शो का आयोजन कहां किया गया? दिल्ली में। कितने करोड़ रुपए के इन्वेस्ट की बातचीत अभी हुई है उद्योग मंत्रालय के तहत? 78,000 करोड़ रुपए की। उद्योग मंत्री कौन है? तो ये आपको बता दिया, शकुंतला रावत जी है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अगला अच्छा सवाल बन सकता है, ऐसा सवाल अभी हाल ही के एक पेपर में पूछा जा चुका है। कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में आपको मैंने बताया था कि ऐसा सवाल पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पेपर सेटर पूछ रहा है। अभी हाल ही में सरदानंद के गोल से भारत अंतिम 4 में पहुंचा। जूनियर हॉकी विश्व कप की हम बात करें तो आपसे पहला सवाल तो यही पूछा जाएगा कि जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन हाल ही में कहां किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, इसका भुवनेश्वर उड़ीसा में, भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां किया गया? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया, ऐसा आपको जवाब देना है। इसके बाद दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय हॉकी टीम जो है वो किसको हराकर सेमीफाइनल जो है सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। अगर आगे जीतती है तब तो ये सवाल खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आगे ऐसा नहीं होता है तो सेमीफाइनल का आपसे पूछा जा सकता है कि इस भुवनेश्वर में आयोजित हाल ही में जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत ने सेमीफाइनल में किसको हराकर प्रवेश किया? तो भारत ने बेल्जियम जो है, बेल्जियम की जो टीम है, बेल्जियम की टीम को हराकर भारत ने सेमीफाइनल में क्या किया है? प्रवेश किया है। ये आपको ध्यान रखना है। जूनियर हॉकी विश्व कप जो है उसका आयोजन कहां किया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा में। उसमें भारत ने किसको हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की? तो भारत ने बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल में अपना प्रवेश जो है वो किया। तो क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के खिलाफ निर्णायक गोल करने का जश्न मनाते हुए भारतीय खिलाड़ी जो है वो आपके सामने है। चलिए इसके बाद आपको लगातार मैं एक खबर पढ़ाता आ रहा हूं जो कि पिछले 1 साल से मैंने 50 बार आपके सामने बोली है, और वो जब न्यूज़पेपर में आती है तो आप उस पर ध्यान रखा करें, ठीक है। हाँ जी, जसवंत जी इतना बड़ा कमेंट लिख दिया आपने। पुलिस के करंट राजस्थान के 45 नंबर में आएंगे या क्या लिख रहे हो? इतना बड़ा मैसेज नहीं पढ़ा जाएगा भाई, 1 घंटा लगेगा। तो चलिए जरा नेक्स्ट देखिए। यहां पर आपके सामने अगली बातचीत हम करें। सांसद निधि बहाल 2-2 करोड़ रुपए देंगे। क्या है ये इतनी खबर? इतना पढ़ते ही आपके जहन में एक योजना आ जानी चाहिए जिसमें मैंने आपको बताया एमपी लेड योजना। ये एमपी लेड योजना के बारे में ही चर्चा कर रहा है, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों को भी मिलता है, और ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसका नाम है। ये योजना कौन सी है? यानी सांसद निधि विकास योजना, स्थानीय विकास योजना इसका पूरा नाम है। ये बात आपको बहुत बार मैंने पढ़ा चुकी है। और आपके विधायकों को वो जो मिलती है वो क्या है? एमएलए लेड योजना, एमएलए और लेड योजना है, ये दोनों है। ये मैंने कहा था पीछे देश में क्या कर दी, कोरोना महामारी की वजह से 2 साल के लिए इसे बंद कर दिया गया था, ठीक है। हाँ जी, मनीष बिश्नोई जी, क्वेश्चन कराने से पहले ये बातें हमें करनी बहुत जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप थोड़ा रुक कर देखिएगा इसको, ठीक है। सांसदों को अपने क्षेत्र में विकास के लिए दी जाने वाली सांसद निधि केंद्र सरकार ने फिर से बहाल कर दी है। चालू वित्तीय वर्ष में सभी सांसदों को 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये बात अभी ध्यान रखनी है। वैसे सांसदों को कितने रुपए की राशि मिलती है? 5 करोड़ रुपए की राशि मिलती है, आपको ये ध्यान रखना है। इसको वापस बहाल कर दिया, लेकिन अभी जो वित्त वर्ष चल रहा है उस वित्त वर्ष के लिए कितने करोड़ रुपए दिए जाएंगे? 2-2 करोड़ रुपए सरकार देगी, इनको देख रखा है। चालू वित्तीय वर्ष में सभी सांसदों को 2-2 करोड़ रुपए, वहीं अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के सभी सांसदों को पहले की तरह 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब जरा सुनो, 2021 और 22 का जितना समय बचा हुआ है
उसके लिए तो सरकार इनको 2-2 करोड़ रुपए देगी, लेकिन आगे से 2022 से 2023 तक सरकार वापस इनको कितने कितने रुपए, 5-5 करोड़ रुपए की वापस बहाली कर रही है। कोरोना महामारी की वजह से इसको क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया था। ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। यहां लिखा है 2.5 करोड़ की 2 किस्त में दी जाएगी, यानी ये 5 करोड़ रुपए की राशि एक साथ नहीं होती है, इसमें 2.5 करोड़ और 2.5 करोड़ 2 किस्त अलग अलग होती है, उसमें दिया जाता है। सरकार ने सांसद निधि पर रोक लगा दी थी। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मंत्रिमंडल की बैठक में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना बहाल करने की क्या कर दी है, मंजूरी कर दी, और कोरोना के दौरान आर्थिक चुनौती को देखते हुए इसे सरकार ने बंद कर दिया था। ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, जो मेरे साथी कह रहे हैं सर सवाल कराओ, ये पेपर में छप चुका है सवाल, और अगर आप इस तरीके की बातों पर ध्यान नहीं दोगे तो अकेले सवाल करने से मुझे नहीं लगता कि आपको इतना फायदा हो पाएगा। इन पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मैंने एक बताया आपको, एमएलए लेड योजना। क्या है एमएलए लेड योजना? ये आपके विधायकों को आपके स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए जो राशि दी जाती है, अभी विधायकों को भी 5-5 करोड़ रुपए मिलते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एमपी लेड अगर योजना की बात करें तो ये संसद, जो आपके सांसद हैं उनको मिलती है। इसमें 3 कहानियां हैं। देखो, अगर आपके क्षेत्र का जो सांसद है वो आपके द्वारा चुना गया है तो आपके संसदीय क्षेत्र में वो पैसा खर्च करेगा। अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो वो अपने पूरे राज्य में कहीं भी पैसे को क्या कर सकता है, खर्च कर सकता है। लेकिन ये बाध्यता है कि दोनों को एससी और एसटी क्षेत्र के लिए अपनी राशि को क्या करना होगा, कुछ राशि को सुरक्षित रखना होगा, उसको इसी क्षेत्र में खर्च करनी होगी। ठीक है, तो चलिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। एक योजना में और पढ़ाई है आपको, मैंने एक योजना क्या पढ़ाई है, और पढ़ाई है। उस योजना का भी सवाल कल के न्यूज़पेपर में छपा हुआ। अगर आपने ध्यान से देखो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आधा से 90% करंट अफेयर्स आपका और पुराना रिवीजन होता जाता है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट स्कीम आपको पढ़ाई है मैंने, यानी सीमावर्ती विकास कार्यक्रम नाम से कार्यक्रम पढ़ाया होगा। सीमावर्ती विकास कार्यक्रम, सीमावर्ती विकास कार्यक्रम नाम से एक स्कीम पढ़ाई होगी बजट के दौरान। विकास कार्यक्रम ऐसे सवाल परीक्षा में आएंगे। बाकी करंट अफेयर्स आप देखिएगा कैसा आता है फिर पेपर में। सीमा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट योजना क्या है, सीमा विकास के बही खाते में गड़बड़, 55 करोड़ रुपए के काम पर खर्च का प्रमाण नहीं। ये खबर आपके काम की नहीं है, लेकिन आपके काम की यह है कि ये सीमावर्ती विकास कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट योजना क्या है, जिसको लेकर हमारे जो प्रदेश है राजस्थान, उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अभी मुख्य निरंजन आर्य के सामने इसमें गड़बड़ी पाई गई है। ये सब आपको पढ़ने के लिए है, लेकिन आपका मुख्य सवाल ये है, और इस मुख्य सवाल का जवाब इसकी पहली लाइन में दे रखा है। भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकटवर्ती 4 जिलों में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट योजना के तहत बीते 8 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर खर्च के बही खाते की अनियमितता उजागर हुई। अब आपका इन पहली 2 लाइनों में सवाल बन चुका है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पेपर को उठाकर देखिएगा, उसमें ये हूबहू सवाल छपा हुआ है। सीमावर्ती विकास कार्यक्रम कितने जिलों में राजस्थान में है? तो राजस्थान के इस बॉर्डर से जुड़े हुए ये 4 जिले, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, यानी गंगानगर है आपका, बीकानेर है आपका, जैसलमेर है और आपका क्या है, बाड़मेर है। इन 4 जिलों में सीमावर्ती विकास कार्यक्रम बॉर्डर डेवलपमेंट जो स्कीम चलती है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सटे हुए ये जो 4 जिले हैं, इनमें यह 4 जिलों में चलती है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, और आपकी जो स्कीम है या योजना इसे कह सकते हो, ये इन जिलों में चलती है। और ये भारत सरकार जो है, उस भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। बोले सर इस खबर में तो इसके बारे में कहीं नहीं लिखा है। देखो भैया, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो एकदम अच्छे शब्दों में लिख रखा है। यहाँ क्या है, BADP, ये अच्छे शब्दों में लिख रखा है। अगर आपने इस पेपर को पढ़ा होता तो ठीक है। हाँ जी, तो चलिए नहीं सवाल कराएंगे मेरे दोस्तों, चलो मैं सवाल करा देता हूं, पहले इस बातों को छोड़ देता हूं। देश में दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में आबादी की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए 1993 में इस योजना को क्या किया गया था,
शुरू किया गया था। 1993 के केंद्र राज्य की साझेदारी वाली यह योजना शुरू की गई। वर्ष 2020-21 में प्रदेश के 4 जिलों में 160 करोड़ रुपए की राशि जो है वो इसमें क्या की गई है, खर्च की गई है। ऐसा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो गंगानगर, बीकानेर, जयपुर और बाड़मेर में ये सीमावर्ती विकास कार्यक्रम जो है, इस सीमावर्ती विकास कार्यक्रम को लेकर क्या किया गया है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यह कार्यक्रम इन 4 जिलों में भारत सरकार का गृह मंत्रालय इसको चलाता है और इसी वर्ष के दौरान यानी 2020-21 के दौरान इस पर कितना खर्चा किया गया है, यह खर्चा आपको ध्यान रखना है। यह खर्चा 160 करोड़ रुपए का खर्चा सरकार ने किया है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय इसको चलाता है, तो भारत सरकार का गृह मंत्रालय इसको चलाता है। लोग इन चीजों को पढ़ने के लिए इतने इतने पैसे खराब करते हैं, लेकिन चलिए आपकी जैसी मर्जी है वैसा हम करते हैं। तो जरा देखिएगा, अब सीधे हम लोग आते हैं सवालों पर। आपका पहला सवाल है, मैं सभी सवालों के जवाब आपको इन्हीं चीजों में पढ़ा देता हूं और फिर सवाल आपके पूरे हो जाते हैं, लेकिन जैसी मर्जी है वैसा काम करेंगे, लेकिन सबकी मर्जी भी यहां नहीं चलेगी। तो चलिए पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। वो बातें मैं सारी बताऊं, आप चिंता नहीं करें, लेकिन पहले सवाल करा देते हैं उसके बाद, ठीक है। हाँ जी, तो पहला सवाल आपके सामने है, ये क्या है जरा देखो। 5वें अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति ने संबोधित किया अभी हाल ही में, इसका आयोजन कहां किया गया? तो जरा बताइएगा, हाल ही में इसका आयोजन कहां पर किया गया, कहां पर इसका आयोजन किया गया? 5वें अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया गया? उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति ने संबोधित किया और यह कहा कि ऐसा भारत भूमि पर जो महापुरुष पैदा हुए अंबेडकर जैसे, यह आयोजन जो है वो हमारी संसद में और विधानसभा में जितने लोग SC ST से जुड़े हुए हैं उन लोगों के द्वारा आयोजित किया गया यह कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया? तो विज्ञान भवन जो है, विज्ञान भवन कहां का है? दिल्ली का। विज्ञान भवन दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। विज्ञान भवन दिल्ली, विज्ञान भवन नई दिल्ली में स्थित जो है, नई दिल्ली, वहां पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर किसको, राष्ट्रपति जी को आने का अवसर प्राप्त हुआ और राष्ट्रपति जी ने इस पर अपने संबोधन में अंबेडकर जी के द्वारा तैयार किए गए संविधान की जो प्रक्रिया है, उस संविधान में क्या क्या बातें जो है वो यहां पर बेहतरीन रह सकती है, क्या अच्छा काम उन्होंने किया, उस पर प्रकाश डाला गया। और अभी जो संविधान को लेकर जो हमारे आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसको लेकर भी सारी बातें यहां पर की गई थी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपसे सही जवाब पूछा गया कि इस कॉन्क्लेव का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया, और ये 5वां कॉन्क्लेव था तो इसका आयोजन जो है वो कहां पर किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अहमदाबाद में नहीं हुआ, मुंबई में इसका आयोजन नहीं हुआ और इंदौर में नहीं हुआ। इंदौर देखना, ध्यान रखना, इसको लगातार स्वच्छता का क्या मिला है, प्रमाण पत्र अभी प्राप्त हुआ है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नई दिल्ली इस सवाल का सही जवाब है। अगला देखिएगा क्या है, ये जूनियर विश्व हॉकी, ये देखिएगा मैंने जो अभी बात आपको पढ़ाई है, अब तुरंत सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा अगर आपने पहले वाली बातें डिटेल से सुनी है। तो यहां लिखा है, जूनियर हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम ने किसे हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है? तो सेमीफाइनल में जाने के लिए जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये बात आपको बता दी, भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया जा रहा है। टीम ने किसे हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है? तो अर्जेंटीना को हराकर तो नहीं की, चीन को हराकर भी नहीं की, जापान को हराकर भी नहीं की, बेल्जियम की टीम को हराकर भारतीय टीम ने अपना स्थान क्या कर लिया है, पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल में भारतीय टीम पहुंच चुकी है। तो ये सारी बात अपनी पहले हो गई, तो इसको आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सारी चीजें डिटेल से पढ़ो भैया, अगर आपको एग्जाम में बहुत अच्छी सफलता हासिल करनी है। तो ये बेल्जियम इसका क्या होगा, सही जवाब होगा, लेकिन डिटेल उसी की जो आपके परीक्षा के सवाल लायक है। चलो जी, अब बात करते हैं आगे से। यहां पर आपके सामने है बेल्जियम, इसका क्या है, सही जवाब है, बेल्जियम को हराकर। अगला है आपके सामने, 2 दिसंबर को भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 2009 के बाद पुष्कर महोत्सव का आयोजन पहली बार किया गया है? जी यहां पर नहीं सर जी, चलिए जरा बात करेंगे आगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपकी बात सही है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम बातचीत करते हैं। चलिए अब इस सवाल का जवाब आपको मिल ही गया होगा कि 2 दिसंबर को भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 2009 के बाद
पुष्कर महोत्सव का आयोजन किया गया। तो देखिएगा भैया, पुष्कर महोत्सव आपको पता है, एक तो पुष्कर मेला आयोजित होता है राजस्थान के अजमेर यानी पुष्कर में। राजस्थान के कहां पर होता है? राजस्थान अजमेर में आयोजित होता है। अजमेर के भी किस जगह पर? पुष्कर जगह पर होता है। कौन सी जगह पर? पुष्कर नामक जगह पर होता है, जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या होता है? पशु मेले का भी आयोजन किया जाता है। किसका? पशु मेले का भी आयोजन होता है। और ये कार्तिक पूर्णिमा को बड़ा मेला लगता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को ये बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। लेकिन सवाल में साफ हिंट आपको दे रखी है कि भैया यहां 2009 के बाद आयोजन ही नहीं हुआ। 2009 के बाद सीधा आयोजन कब हुआ है? तो वो आयोजन आपका 2021 में किया गया है। लेकिन इस राजस्थान के पुष्कर में तो ऐसा नहीं है। राजस्थान के पुष्कर में कोरोना महामारी की वजह से 2 साल नहीं हुआ, लेकिन 12 सालों का डिफरेंस तो नहीं आया ना। ये 12 सालों के बाद जो आयोजन हुआ है वो हाल ही में कहां पर इसका आयोजन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में, यानी जम्मू में इसका भी हाल ही में क्या किया गया है? आयोजन किया गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए, यहां पर राजस्थान इसका सही जवाब नहीं है, पंजाब इसका सही जवाब नहीं है, लद्दाख इसका सही जवाब नहीं है। सही जवाब क्या है? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में लगभग 12 वर्षों बाद इसका आयोजन किया गया है और अभी हाल ही में सब लोगों ने इसमें क्या किया है? भाग लिया। जिस प्रकार पवित्र पुष्कर का हमारा पवित्र मेला माना जाता है, ठीक उसी प्रकार जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी यह जो पुष्कर महोत्सव है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान वहां का रखता है पर्यटन की दृष्टि से भी। तो जरा इस बात को आप आगे बढ़ाइए। अब जम्मू कश्मीर इस सवाल का क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में ग्लोबल गेटवे नामक एक नई कनेक्टिविटी परियोजना किसने लॉन्च की है? ये आपको बताना है। ये एक कनेक्टिविटी परियोजना है। क्या है? कनेक्टिविटी परियोजना है। और हाल ही में ये किसके द्वारा शुरू की गई है? ये आपको बताना है। देखो, ग्लोबल गेटवे नामक एक नई कनेक्टिविटी परियोजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ब्रिक्स के द्वारा क्या, या ईयू के द्वारा, या यूएसए के द्वारा, या G7 के द्वारा? ईयू का मतलब लिखा रखा है यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, तो ब्रिक्स का मतलब आप जानते हैं ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ठीक है, पहले ये सिर्फ ब्रिक के नाम से जाना जाता था। इन देशों का एक बैंक है जिसका नाम क्या? एनडीबी है, जो इनको आर्थिक सहायता मुहैया कराने का क्या करता है? काम करता है। अलग अलग समय में अलग अलग देशों में इसके सम्मेलन क्या किए जाते हैं? आयोजित किए जाते हैं। और अभी जो 2021 वाला उसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने की थी। और भारत की तरफ से ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अगर बात की जाए अभी हाल ही में आयोजित जो मंत्री, विज्ञान मंत्रियों की, ब्रिक्स देशों के विज्ञान मंत्रियों की जो बैठक हुई उसकी अध्यक्षता किसने की? तो हमारे जितेंद्र सिंह जी जो है ना, जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह कह सकते हो उनको आप लोग, जितेंद्र सिंह जो हमारे मंत्री हैं, विज्ञान मंत्री, उन्होंने इस प्रकार का काम किया था। और इन्होंने एक आभासी प्रयोगशाला यानी वर्चुअल लैब जो है, वर्चुअल लैब जो है, उस वर्चुअल लैब का भी अभी हाल ही में क्या किया था? उद्घाटन किया था। ये भी बात आपको बता दी गई है। तो ये सही जवाब क्या होगा? ग्लोबल गेटवे नामक एक नई कनेक्टिविटी परियोजना किसने लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब होगा यूरोपियन यूनियन जो है। इस यूरोपीय यूनियन के द्वारा, आपने पिछले दिनों ब्रेक्जिट के बारे में सुना होगा। यूरोपीय यूनियन से अलग कौन होना चाहता है? ब्रेक्जिट के बारे में कौन सा देश चर्चा में था? ये सारी बातें आप पिछले साल के कुछ महीनों में पढ़ चुके हैं। तो ये इसका सही जवाब G7 भी नहीं है, यूएसए भी नहीं है। इसका सही जवाब क्या होगा? आपका EU होगा, यानी यूरोपियन यूनियन इसका सही जवाब होगा। इसके द्वारा हाल ही में क्या किया गया है? कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने वाली एक परियोजना है। आपस में पूरी दुनिया से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, कैसे एक क्षेत्र की टेक्नोलॉजी को दूसरे क्षेत्र में, एक देश की तकनीक को दूसरे क्षेत्र की तकनीक से किस प्रकार जोड़ा जाए, कनेक्टिविटी को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर यूरोपियन यूनियन ने ग्लोबल गेटवे नाम की एक पहल की क्या की है? शुरुआत की है। अगला सवाल, यही सवाल है वापस, कोई बात नहीं है। 5वां सवाल ये रहा, 4 दिवसीय वर्चुअल कार्यक्रम साइबर ड्रिल 2021 संयुक्त रूप से किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? कौन कौन मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं? ये आपको बताना है। क्या है, जरा सवाल पढ़ो। 4 दिवसीय वर्चुअल कार्यक्रम जिसका नाम क्या है? साइबर ड्रिल 2021 है, संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त रूप से किसके द्वारा आयोजित इसको किया जा रहा है? ये आपको बताना है। यहां लिखा हुआ है भारत और ITU, भारत और MTU, भारत और CTU, भारत और GTU।
तो इसका सही जवाब देखो क्या होगा, भारत और ITU है। इंटरनेशनल जो है ना आपका अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इस ITU का मतलब क्या है, अंतरराष्ट्रीय 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 दूरसंचार जो संघ है वो और भारत सरकार मिलकर क्या कर रहे हैं, साइबर ड्रिल 2021 नाम के संयुक्त रूप से एक पहल की इन्होंने क्या की है, शुरुआत की। और ये कार्यक्रम क्या है, वर्चुअल रूप से आयोजित है और 4 दिवसीय कार्यक्रम है। भारत और ITU का मतलब क्या है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ है। इनका कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही लिखे गए MTU का, CTU का और GTU का, ये ITU को देखकर बना दिए गए हैं, लेकिन ITU इसका सही जवाब है। और ITU का मतलब भी मैंने बता दिया, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ और भारत सरकार के द्वारा मिलकर साइबर ड्रिल 2021 नामक इस संयुक्त पहल की शुरुआत की गई है, जो कि वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा। वर्तमान में देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, दुनिया के सामने साइबर जो क्राइम है वो साइबर क्राइम भी अपने लगातार पैर पसारते जा रहा है, और ये साइबर क्राइम दुनिया के लिए खतरा भी बन सकता है आने वाले समय में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विभिन्न प्रकार की पहल आयोजित की जाती है, और अभी हाल ही में 4 दिवसीय वर्चुअल कार्यक्रम साइबर ड्रिल 2021 के नाम से शुरू किया गया है। एक तो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ और एक भारत सरकार, दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो चलिए जरा इसका सही जवाब क्या है, वो है आपका A नंबर। अगला सवाल जरा देखिए क्या है, यहां पर सवाल है, भारत जो है इसमें पहली बार G20 सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है, लेकिन भारत इसकी मेजबानी कब करेगा? तो एक देखिएगा, G20 ट्राइब्स नाम की एक पहल है। इस ट्राइक को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ट्राइक क्या है, ट्राइक। इस ट्राइक में 3 देश होते हैं। 3 देश कौन कौन से होते हैं वो जरा सुन लो। इस ट्राइक में एक तो वो होता है जो जिसने पूर्ववर्ती देश है, जिसने पिछली बार इसका आयोजन किया, यानी 2020 में जिसने आयोजन किया। एक है इसका वर्तमान का अध्यक्ष जो अभी आयोजन करने जा रहा है, यानी 2021 का आयोजन करता। एक है आगामी आयोजन करता, ठीक है। तो इसमें आयोजन करता एक है 2021 का, एक है 2022 का और एक है 2023 का। ऐसे 3 देश आपको रखते हैं ध्यान। इसको कहा जाता है G20 ट्राइक देशों के नाम से जानते हैं। पूर्ववर्ती आयोजन करता, यानी 2021 का आयोजन किसने किया, अब 2022 का आयोजन कौन करेगा और आगामी 2023 का आयोजन कौन करने वाला है। ऐसा इसमें 3 देशों के बारे में ध्यान रखना, अभी घोषणा हुई है। तो 2022 की जो मेजबानी है वो किसके पास है, वो इंडोनेशिया के पास है। किसके पास है, इंडोनेशिया जो है, इस इंडोनेशिया के पास है 2022 की मेजबानी, यानी वर्ष 2022 में इसका आयोजन इंडोनेशिया करने वाला है, भारत नहीं करने वाला है। 2022 में इंडोनेशिया करने वाला है, ये ध्यान रखना है। इससे पिछली बार की अगर बात की जाए तो उसमें इटली का नाम आता है। इटली ने इसकी क्या की थी, मेजबानी 2021 में। और आगामी 2023 में इसका जो आयोजन है वो कौन करने जा रहा है, भारत करने जा रहा है। और आज तक के इतिहास में ऐसा पहली बार ही होगा जब G20 के सम्मेलन की अध्यक्षता, एक दिन एक दोस्त ने हजारों बार कमेंट किया, लेकिन मैंने उसको एक बार भी नहीं बताया, ठीक है। क्यों नहीं बताया, उसका कारण यही है कि भारत ने अब तक इसकी मेजबानी कभी की नहीं है। पहली बार भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है, पहली बार भारत जो है वो क्या करने जा रहा है, भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है, इसकी मेजबानी करने जा रहा है, ये ध्यान रखना है। यानी G20 की अध्यक्षता भारत को पहली बार ही उपलब्ध होगी। इसकी पहली बार अध्यक्षता भारत करने जा रहा है 2023 में, ये ध्यान रखना है। मैंने बता दिया G20 ट्राइब क्या है, इसमें 20 देश शामिल हैं जिसमें भारत इसका सदस्य है, ये ध्यान रखना। भारत इसका क्या है, भारत इसका सदस्य है, बस इतनी ध्यान रख लो, पूरे 20 याद करने की आपको जरूरत नहीं है। 2022 में आयोजन नहीं होगा, इंडोनेशिया इसका आयोजन करने वाला है। 2025 और 27 का अभी हमें मालूम नहीं है। 2023 में इसका आयोजन कौन करेगा, भारत इसका आयोजन करने वाला है। भारत पहली बार G20 सम्मेलन की मेजबानी कब करने जा रहा है, तो 2023 में। समझ गए मेरी बात, तीनों मिलकर कार्य करना, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यह सवाल रहा आपके सामने, जरा बताइएगा क्या है इस सवाल का सही जवाब। बोलो। सवाल आपके सामने है, 2 से 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि, 2 से 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि का दिन को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में घटित भोपाल गैस कांड ने हाल ही में कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो
तो 2 से 3 दिसंबर 1984 का दिन देख लो और आज वर्ष 2021 चल रहा है, कितने वर्ष हो चुके हैं इसको। ठीक है, यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी, यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी जो है यूनियन कार्बाइड इंडिया, इस नाम की जो कंपनी थी इसने अपना नाम अब तो बदल लिया है, काउटे या ऐसे कुछ नाम इस कंपनी का है। ठीक है, लेकिन उस समय इसका नाम यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, हजारों परीक्षाओं में यह सवाल आ चुका है। मिथाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, इसके रिसाव के कारण यहां पर जो है वो भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वहां गैस कांड इसको कहा जाता है, इसे त्रासदी कह सकते हैं। इसमें शुरुआत में ये कहा था लगभग 5000 लोग जो है वो इसकी चपेट में आए, लेकिन इसका प्रभाव लाखों लोगों पर पड़ा। कितने पर, लाखों लोगों पर प्रभाव पड़ा और हजारों लोगों की इसमें क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये सबसे बड़ी घटना थी, एक भयंकर त्रासदी के रूप में इसे क्या किया जा सकता है, जाना जा सकता है, भयंकर त्रासदी इसे कह सकते हैं। तो हाल ही में इसके कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं तो आप सबने अंदाजा लगा लिया है और आप सबका आंकड़ा जो है वो गणित के हिसाब से एकदम सही है। आपने 37 वर्ष जो इसकी डेट बताई है ये सही है। ये डेट नहीं दी हुई हो और फिर आपसे पूछेगा ना तब दिक्कत आएगी। 2 दिसंबर से 1984 की मध्य रात्रि को यह घटना घटित हो गई और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हजारों लोग जो हैं मौत के घाट उतर गए। उस समय जो आंकड़ा आया था वो 5000 का था, लेकिन वर्तमान में ये कहा जा रहा है इसमें कम से कम 15 से 20 हजार लोगों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। 15 से 20 हजार लोगों की मृत्यु हुई थी और लाखों लोगों पर इसका प्रभाव, लगभग 6-7 लाख लोग जो हैं वो इसके प्रभाव से क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। तो ये सारी बातें जो हैं वो हमें ध्यान रखनी है। मुख्य सवाल है मिथाइल आइसोसाइनाइड का और कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड और इसी उपलक्ष्य में इस दिन क्या किया जाता है, अब 2 दिसंबर के दिन जो है वो क्या किया जाता है, राष्ट्रीय पर्यावरण नियंत्रण दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कह सकते हो, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस इसे आप लोग कह सकते हो। प्रदूषण नियंत्रण दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। कब, 2 दिसंबर के दिन। और 1 दिसंबर के दिन कौन सा दिवस आता है, तो 1 दिसंबर के दिन विश्व एड्स दिवस आता है। विश्व एड्स दिवस क्या किया जाता है, इस दिन मनाया जाता है। इसी दिन जो हमारा बीएसएफ है उस बीएसएफ का स्थापना दिवस भी आता है। तो दोनों बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट जिसे हम जीसीपी के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट जो है के अनुसार वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021 में किस स्तर तक बढ़ सकता है। अभी हाल ही में आरएस प्री का जो एग्जाम हुआ उस आरएस प्री के एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था, अगर आपको याद हो तो वो पूछा था वैश्विक तापमान से संबंधित कि वैश्विक तापमान कितना बढ़े होने की संभावना व्यक्त की गई है या कितना बढ़ा है। तो अभी जो सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूं ऐसा सवाल भी आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। क्या है, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है, उसने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में यह कहा है कि वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वैश्विक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का जो उत्सर्जन है वो दुनिया में लगातार बढ़ रहा है और ये खतरे की घंटी की तरफ हमें ले जा रहा है। तो 2021 में यह कितना बढ़ चुका है, पिछले वर्ष की तुलना में 2021 में किस स्तर तक बढ़ सकता है, यानी पूरा वर्ष जब हो तो टोटल इसका स्तर कितना हो जाएगा, 4.9%, 5.9%, 7.9% या 10.9%, कितने प्रतिशत अनुमान है कि इतना तो बढ़ ही जाएगा भैया। तो इसका सही जवाब आप लोगों ने कुछ ने दिया है, ठीक है, हाँ जी क्या, तो इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा, 4.9% इसका सही जवाब होगा। 4.9% CO2 उत्सर्जन जो है वर्ष 2021 में पिछले वर्ष की बजाय यानी 2020 की बजाय जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना 2020 में था उससे ज्यादा हो जाएगा, कितना, 4.9% जो है वो बढ़ोतरी इस वर्ष इसमें देखी जाएगी, ऐसा ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की हाल ही में प्रकाशित हुई रिपोर्ट में कहा है। देखिए एक तो है आपके सामने सी, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये एक जहरीली गैस है, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। और एक है आपके सामने CO2, जब हम श्वास लेते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2 गैस का उत्सर्जन करते हैं। पेड़ पौधे इसको ग्रहण करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा रात्रि के समय कुछ पेड़ जो हैं वो क्या करते हैं, CO2 का भी उत्सर्जन करते हैं, ये भी बात आपको बताई जा चुकी है। यहां पर CO जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि एक क्या है, जहरीली गैस है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पर। एक है O और एक है O2 और एक है O3। ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, O के 2 अणु मिलकर जो गैस बनाते हैं आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन 3 अणु जो मिल जाते हैं वो ओजोन है। क्या है वो? ओजोन है। ये ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली वो जो पराबैंगनी किरणें हैं उससे हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। उसकी वजह से हमें चमड़ी से होने वाले विभिन्न रोग जो हैं उन रोगों को बचाने में हमारी क्या करती है? मदद करती है। तो चलिए जरा नेक्स्ट सवाल पर हम बातचीत करें आपके सामने। ये आ गया जो सवाल पर बातचीत हम कर ही रहे थे। देखिए क्या है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो भोपाल गैस त्रासदी कांड जो है उस घटना के एवज में इसको मनाया जा रहा है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। बीएसएफ का स्थापना दिवस भी इसी दिन आता है, ये ध्यान रखना है। ये बात कल आपको बता दी है, ठीक है। और एड्स दिवस की थीम क्या थी वो जरूर याद रखना है। ये थीम क्या थी कल ही आप लोगों को बताई है कि भैया असमानता जो है उस असमानता को समाप्त करो, एड्स समाप्त हो जाएगा, ठीक है। एंड अनइक्वलिटी एंड एड्स, ऐसा आप लोगों को करके ये क्या किया था मैंने कल थीम बताई थी। अभी बात करें 3 दिसंबर की बात अभी नहीं कर रहे हैं हम, अभी 4 दिसंबर की भी बात नहीं कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं किसकी? 2 दिसंबर की। तो 2 दिसंबर जो है इसको क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। यानी शुद्ध पर्यावरण है उस पर सबका अधिकार है, शुद्ध पर्यावरण पर सबका अधिकार है। ये सोचकर हमें क्या नहीं करना चाहिए? यहां पर पर्यावरण प्रदूषण नहीं करना चाहिए जी, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पर हम क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये क्या कह रहा है सवाल पढ़ो जरा। यहां है चेरी ब्लॉसम तथा हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध क्रमशः किन राज्यों से है, यह है आपको बताना। अभी हाल ही में आयोजित हुए दोनों फेस्टिवल। यहां है चेरी ब्लॉसम तथा हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध क्रमशः किन किन राज्यों से है। ये अभी हाल ही में इन दोनों का आयोजन हुआ है, चेरी ब्लॉसम महोत्सव का और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, इन दोनों का संबंध बताया जाना है। चेरी ब्लॉसम मनाया जा चुका है, हॉर्नबिल फेस्टिवल अभी भी चल रहा है। उन दोनों राज्यों के आपको क्या बताने हैं? नाम बताने हैं, ठीक है। हाँ जी चलिए चलिए मेघालय, नागालैंड, मेघालय, नागालैंड, कुछ और भी जवाब आ रहे हैं क्या? देखते हैं। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, नारायण लाल जी, सबका सही जवाब मेघालय, नागालैंड, मेघालय, नागालैंड। चलिए इसका सही जवाब जो है, ठीक है, टीना सिहाग जी करवाएंगे आपको, 2-3 दिन में ही बता देंगे ये सारा। यहां पर मेघालय है, मणिपुर है, ये गलत है। यहाँ मेघालय और नागालैंड है, यहाँ नागालैंड और मेघालय है, यहाँ नागालैंड और मिजोरम है, ये नहीं है, ठीक है। इसमें दोनों ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है, इसमें आपसे पूछा गया है कि क्रमशः बताइए। क्रम से पूछा, इसका मतलब जिस क्रम में आपसे पूछा गया है उसी क्रम में आपको जवाब देना है। तो चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहां मनाया गया? मेघालय की राजधानी शिलोंग में मनाया गया अभी अभी। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जा रहा है? तो नागालैंड में मनाया जा रहा है। इन दोनों का संबंध इन राज्यों से है, ये मैंने बताया था। मेघालय में आपको 3, ठीक है, गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां बताई थी, बहुत प्रसिद्ध है, परीक्षा में यहां से अक्सर क्या आता है? सवाल आता है। और नागा की पहाड़ियां कहां है? तो नागालैंड में पड़ती है। नागा की पहाड़ियां कहां है? नागालैंड में है। लेकिन खासी और जैंतिया जो पहाड़ियां हैं वो कहां पर है? मेघालय के अंतर्गत पड़ती है। यहां कोहिमा में अभी एक प्रकार का पर्यटन मार्ट का भी हाल ही में क्या किया गया था, ठीक है, उद्घाटन किया गया था। आपको पता होगा कोहिमा में, आपको एक बात बताई थी मैंने, कहां पर? कोहिमा। कोहिमा में अभी क्या किया गया? पर्यटन मार्ट का आयोजन किया जा रहा है। कोहिमा में पर्यटन मार्ट का जो है वो क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है, आयोजन किया गया। कहां पर? पर्यटन मार्ट का आयोजन कहां पर किया गया? कोहिमा में आयोजित किया गया, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां इंपोर्टेंट है। चलिए यहां पर अगला सवाल है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लगाए गए चिरंजीवी मित्रों की सेवाओं को मुख्यमंत्री ने कब तक बढ़ा दिया है? राजस्थान में जो चिरंजीवी योजना चलाई गई, उस चिरंजीवी योजना के तहत ही क्या किया गया? राजस्थान में कुछ चिरंजीवी मित्र लगाए गए। भैया आपको कहा कि कोरोना के बारे में हम डाटा एकत्रित करना चाहते हैं, आपकी हम मदद लेना चाहते हैं, गांव-गांव चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाना चाहते हैं,
तो आपको हम अपॉइंट कर रहे हैं। कितने चिरंजीवी मित्र लगाए गए अभी तक इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में आप सब लोग जानते हैं। और पिछले दिनों हुई जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस चिरंजीवी योजना से सवाल आ चुका है। ठीक है, चाहे एसआई का पेपर हो, चाहे आपका आरएस का पेपर हो, चाहे आपके पटवार का एग्जाम हो, इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से हर परीक्षा में सवाल आया है। ठीक है, तो अब आपके सामने जरा बताइए क्या है वो देखो। यहां पर है, इसके तहत लगाए गए चिरंजीवी मित्रों की सेवाओं को मुख्यमंत्री ने कब तक क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। कितनी अवधि तक इनको बढ़ाया है वो जरा बताइएगा। यहां पर है 31 जनवरी 2022 तक, 31 मार्च 2022 तक, और 30 अप्रैल 2022 तक, और 31 मई 2022 तक। जिन मित्रों को, चिरंजीवी मित्रों को सरकार ने लगाया था, उन मित्रों की सेवाओं को मुख्यमंत्री ने कल घोषणा करके ये कहा कि आपकी सेवाओं को हम 31 मार्च 2022 तक क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और भी अन्य लोग सेवा करना चाहते हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उनको भी अगर हमारे चिरंजीवी मित्रों की आवश्यकता हो तो इनको भी इसकी सेवाएं क्या कराई जा सकती है, उपलब्ध करवाई जा सकती है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। ये सही जवाब इसका क्या होगा, 31 मार्च 2022 होगा। इस चिरंजीवी मित्र योजना के तहत अभी भी थोड़े दिन पहले जब चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी थे तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ही चिरंजीवी जो शिविर हैं उन शिविर को भी क्या किया गया था, लगाया गया था। ऐसी उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन लगे कहां ये पता नहीं। उन्होंने कहा था कि गांव-गांव में इस प्रकार के हम शिविर लगाएंगे, लोगों को अगर पास के बड़े हॉस्पिटल में स्थानांतरित करने की भी नौबत आई तो वैसा भी काम किया जाएगा, उनकी जांच भी की जाएगी। ये सारी बातें जो है वो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो है उसके संबंध में भी आपको पता है 1 मई का दिन याद रख लीजिएगा, 1 मई 2021। ये डेट अभी अभी 3-4 परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना या चिरंजीवी बीमा योजना, एक भामाशाह योजना के बारे में भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो इन सबको ध्यान रखना है। ऐसे सवाल परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं जो सरकार की योजनाओं से जुड़ा हुआ होता है। इस पर बात आज की क्लास में हमने की है। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 को लेकर के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के नेतृत्व में रोड शो का आयोजन कहां किया गया, जिसमें 78,000 करोड़ रुपए के निवेश की क्या है, संभावना। विभिन्न प्रकार की कंपनियों ने अपनी सहमति इसमें क्या कर दी है, प्रकट कर दी है, और ऐसा कहा है कि हम आने वाले समय में इस प्रकार का क्या कर देंगे भाई, राजस्थान में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो आपसे पूछा है इन्वेस्ट राजस्थान 2022 इसका आयोजन कब किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा आपका जनवरी 2022 में। जनवरी 2022 में राजस्थान में इसका आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर उद्योग मंत्री ने अभी हाल ही में एक रोड शो का भी आयोजन किया और देश के अलग अलग हिस्सों में रोड शो का आयोजन इसमें किया जाएगा। लेकिन ये कंफर्म हो गया कि 78,000 करोड़ रुपए जो है इसके आसपास का निवेश राजस्थान में आने वाला है। चाहे वो भिवाड़ी हो, चाहे वो नीमराना हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो जोधपुर हो, इन सब जगह नए नए संयंत्र यहाँ पर क्या किए जाएंगे, लगाए जाएंगे। तो इस रोड शो का आयोजन मुंबई में तो नहीं किया गया, अहमदाबाद में नहीं किया गया, सूरत जो है उसमें भी नहीं किया गया। ठीक है, अहमदाबाद शहर जो है, अहमदाबाद अहमद शाह ने बसाया था, ये भी बात आपको पता है। सूरत शहर को हाल ही में स्वच्छता के क्षेत्र में दूसरा स्वच्छ शहर होने का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो इसका सही जवाब होगा, दोनों क्षेत्र जो अहमदाबाद और सूरत जो है ये दोनों सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी क्या है, देश भर में प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब क्या होगा, नई दिल्ली होगा। देश की राजधानी में हमारी उद्योग मंत्री जो है शकुंतला रावत, ये नाम लिख रखा है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट नाम है। शकुंतला रावत जो है इनके नेतृत्व में रोड शो का क्या किया गया, आयोजन किया गया, और 78,000 के आसपास, और लगभग ये कहा है कि 1.5 लाख लोग जो है इनको रोजगार मिलने की संभावना। 1.5 लाख क्या होंगे, रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे लोगों को। 1.5 लाख लोगों को रोजगार इसके माध्यम से क्या करवाए जाएंगे, उपलब्ध करवाए जाएंगे। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है। आरपीएससी के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव के सेवानिवृत्त होने पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसे आरपीएससी का प्रभारी बनाया है। यानी कलराज मिश्र साहब ने एक व्यक्ति है जिसको प्रभारी बना दिया है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक जो है यही इसका प्रभार संभालेंगे, ऐसे व्यक्ति का आपको नाम बताना है। आरपीएससी के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव जी सेवानिवृत्त होने पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसे आरपीएससी का प्रभार दिया है, किसे प्रभार दिया है। देखिए आरपीएससी के नए अध्यक्ष, इसमें टोटल 7 लोग होते हैं, आपको ये बात मालूम है पहले से ही, हजारों बार मैंने आपको बता दी है। भूपेंद्र यादव जी का कार्यकाल तो पूरा हो चुका है, लेकिन नए अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल ही करेंगे। क्या करेंगे, राज्य सरकार के
निर्देश पर राज्यपाल इनको क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, यानी राज्य सरकार जो है नाम का अनुमोदन करेगी, सरकार राज्यपाल के पास भेजेगी, उसको नया आरपीएससी का चेयरमैन बनाया जाएगा। लेकिन आरपीएससी के चेयरमैन को हटाना किसके हाथ में नहीं है, ये राज्यपाल के हाथ में नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। राज्यपाल के हाथ में हटाना नहीं है, सिर्फ नियुक्त करना ही हाथ में है। तो शिव सिंह राठौड़, मंजू शर्मा, अमृता कौर है, बाबूलाल कटारा, ये सब जो लोग हैं ये अभी आरपीएससी में मेंबर हैं, यानी आरपीएससी में एक अध्यक्ष होता है और उसके साथ सदस्य होते हैं, टोटल मिलाकर 7 लोग होते हैं, अध्यक्ष और सदस्य। तो ये सब जो ऑप्शन में लिख रखे हैं, अब अध्यक्ष जो है उसका तो रिटायरमेंट हो गया, सदस्य बचे। इन सदस्यों में से एक व्यक्ति है जो लोगों से लगातार संवाद करते रहते हैं। अभी आरएस का जो एग्जाम है, उस आरएस के एग्जाम के मेंस की किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, मेंस को किस प्रकार क्वालिफाई करना चाहिए, या किस प्रकार उसकी कॉपियां चेक होती है, बच्चों के बीच में धारणाएं जो गलत फैली हुई थी, उन धारणाओं के बारे में भी क्या किया जाएगा, अभी निस्तारण कर दिया है। किसने, शिव सिंह जी राठौड़ ने खुद ऑनलाइन आकर के जो है वो आरपीएससी के पेज के माध्यम से इन्होंने लोगों से क्या किया, संवाद किया। तो वो कौन थे, शिव सिंह राठौड़ थे। शिव सिंह राठौड़ ने एसआई और इनके एग्जाम के बारे में अभी कहा है कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि एसआई का क्या होगा, कितना जल्दी रिजल्ट आएगा, तो इन्होंने कहा था कि रिजल्ट अभी जो है वो प्रक्रिया में चल रहा है, दिसंबर के माह में हम जो हमने एक एग्जाम लिया एसीएफ का, एक एग्जाम हमने लिया एसआई का, इन दोनों का रिजल्ट जो है वो दिसंबर माह में हम क्या कर देंगे, घोषित कर देंगे। ऐसा किसने कहा, मेंबर शिव सिंह राठौड़ ने। और अब ये मेंबर क्या बन चुके हैं, एक तरीके से आप लोगों के प्रभारी बना दिए गए। एक काम चलाऊ अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया है, शिव सिंह राठौड़ को बनाया गया है। मंजू शर्मा यहां पर आपके कुमार विश्वास जी की पत्नी है और इनको मेंबर के रूप में यहां अपॉइंट किया हुआ है। अमृता कौर भी मेंबर के रूप में है, बाबूलाल कटारा भी मेंबर के रूप में है। तो शिव सिंह राठौड़ इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो अरे भैया जो राठौड़ साहब जो हैं इनको प्रभार दिया गया, अभी भी एक स्थायी अध्यक्ष के नाम पर क्या नहीं बनी है, सरकार में सहमति नहीं बनी है। जैसे ही सरकार एक स्थायी अध्यक्ष पर सहमत हो जाएगी आपको बता दिया जाएगा कौन व्यक्ति होगा। चलिए अगला सवाल, फागी और छतरपुर के अलावा राज्य में बायोमास पावर प्रोजेक्ट कहां लगाया जाएगा, ये आप बताइएगा जरा। अभी हाल ही में मैंने कल परसों ही आपको कल ही बताया है, ठीक है। हाँ जी, चलिए आरपीएससी का न्यूज में तो एमएल राठौड़ बताया हुआ। अरे भाई प्रेम कुमार जी चिंता मत करो, ठीक है, जब होगा तब वही बताएंगे, लेकिन अभी जो है आपको जितना बताया गया है उतना याद करो। स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति जब होगी तो आपको बता दिया जाएगा। फागी जयपुर जो है, ये फागी जयपुर का है, ये और छतरपुर बीकानेर जो है, इन दोनों के अलावा ये दो पहले से ही क्या बन चुके हैं, बायोमास पावर प्लांट हमारे हैं। अब पावर प्रोजेक्ट और कहां लगाए जाएंगे जिनकी क्षमता जो है वो 22 मेगावाट की होगी। कितने की होगी, 22 मेगावाट की क्षमता के 2 नए संयंत्र कहां लगाए जाएंगे ये बताइएगा, ठीक है। हाँ, तो लाटर साहब अभी जो हैं वो हमारे मुख्य जो हैं पुलिस अधिकारी हैं, आपको पता है, इस बात को जानते हो। पहले उनको वहां से क्या करना पड़ेगा, अपनी छुट्टी लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो आरपीएससी में आ सकते हैं। हाँ जी, चलिए बोलिए, दोनों सही बता रहे हो आप, एकदम सही जवाब है आपका। नोखा बीकानेर में लगाया जाएगा और मालासर कहां पर है, चूरू में पड़ता है। इन दोनों जगह नोखा बीकानेर और मालासर चूरू जो है, इन 2 जगह क्या लगाए जाएंगे भैया, आपके बायोमास पावर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। कल की क्लास में मैं बता चुका हूं, पहले से 2 लगे हुए हैं, अब 2 और लगाए जाएंगे। टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। 2 नयों की क्षमता कितनी होगी, 22 मेगावाट की क्षमता इसमें होने वाली है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए व बी दोनों सवाल आपके क्या हैं, सही है, यानी ये भी कथन सत्य है, ये भी कथन सत्य। देखिए फागी जयपुर में है और आपका छतरपुर बीकानेर में है, नोखा बीकानेर में है और मालासर कहाँ है, चूरू में है। अगला सवाल है, ट्विटर के नए जो सीईओ बनने वाले पराग अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ। ये बात तो शायद अब दुनिया में किसी से छुपी हुई नहीं है, बल्कि आपको 20 बार ये बात बता दी गई है कि भाई इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ। कल भी पूरी डिटेल में हमने बात की और ये सवाल परीक्षा में छपने वाला है। ट्विटर के सीईओ बनने वाले पराग अग्रवाल का पूरा जो परिवार है वो कहाँ से संबंध रखता है, अजमेर से संबंध रखता है, ये बात बता दी। अजमेर में ही इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। अजमेर का जो केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय क्या है, विश्वविद्यालय है, वहां पर इनकी क्या हुई थी, पहले विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय जो अजमेर का है, केंद्रीय विद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं भैया, केंद्रीय विद्यालय में इन्होंने शिक्षा कुछ ग्रहण की। उसके बाद आप लोगों को बता दिया था कि इन्होंने क्या किया था,
कंप्यूटर साइंस में क्या किया था, बीटेक की डिग्री इन्होंने क्या की, हासिल की आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। उसके बाद इन्होंने इस प्रकार के बड़ी बड़ी कंपनियों से जुड़े और उसके बाद ट्विटर के अब इनको सीए बनने का क्या मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात हम करें आपके साथ। तो आज कुछ परिभाषिक शब्दावली के भी सवाल मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है, तो आपकी परीक्षा में परिभाषिक शब्दावली आने वाली है, उसको लेकर के भी इस प्रकार के सवाल मैंने लिखे हैं, तो अगर आप जवाब दे पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। पहला है इलोबरेट करना, इलेक्शन, इलेक्टोरेट, इलिमिनेट करना, इलिमिनेशन करना। देखिए ये एलिमिनेट है और ये एलिमिनेशन है, इसका जो अर्थ है उसको करना कर दीजिए, ये क्रिया नहीं है, ये क्रिया है। तो एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज को निकालना, छांटना, अलग करना। ठीक है, वो होता है एलिमिनेट करना। जैसे गणित के विद्यार्थी एलिमिनेशन का मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है एक चीज को हटाकर उसकी जगह दूसरी वैल्यू पुट करना। और उसके बाद है इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट आपने इलेक्शन तो चुनाव का नाम सुना होगा, और चुनाव में आप वोट डालने जाते हो, वो क्या होते हैं, इलेक्टोरेट, यानी चुनाव में जो मतदाता होते हैं उनके बारे में है। इलेबोरेट का मतलब होता है स्पष्ट करना, ठीक है, पूरा विस्तृत करके बताना। इसका मतलब क्या होता है, स्पष्ट करना या विस्तृत करना या क्या करना, स्पष्ट करना या विस्तृत करना। इलेक्शन क्या होता है, आपका चुनाव होता है। इलेक्शन क्या होता है, आपका चुनाव होता है। और चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, चुनाव करना या चुनाव के मतदाता जो होते हैं उनको इलेक्टोरेट या कहते हैं मतदाता कह दीजिए, मतदाता कह दीजिए या मतदान कह दीजिए, मतदान इलेक्टोरेट होता है। एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना, ठीक है, हटाना या प्रतिस्थापित करना। एलिमिनेट का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना या हटाना। ठीक है, ये तो है हटाना, प्रतिस्थापित, इसके आगे करना शब्द जोड़ दो तो वो हो जाएगा एलिमिनेशन। क्या है, हटाना, प्रतिस्थापित, ये है एलिमिनेशन, तो इसके आगे जोड़ दो हटाना, हटाने की क्रिया या प्रतिस्थापित करना, ये क्या हो जाएगा आपका, किसी का आपके सामने एलिमिनेट करना, ये हो गया। ये एलोबरेट का मतलब स्पष्ट करना है, किसी को किसी बात के बारे में विस्तार से बताना है, ये छप हो जाएगा। हाँ, इसे छांटना भी कह सकते हो आप लोग। एलिमिनेट का मतलब छांटना भी, आप हटाना भी, इन दोनों शब्दों का प्रयोग यहां पर आप कर सकते हो। जो ऑप्शन हो इस तरीके का, उसके आधार पर आपको बताना है। तो ऐसे अब रोजाना आपके सामने मैं 5 वर्ड रखूंगा, और कुछ पुरानी परीक्षाओं में, अभी अभी ताजा परीक्षाओं में जो पूछे जा चुके हैं उनके बारे में भी कल हम लोग बातचीत करेंगे। अभी कुछ खबरें जो आपकी बच गई थी, कुछ लोग कह रहे थे पहले सवाल कराओ, तो कुछ महत्वपूर्ण खबर जो बच गई उन पर भी मैं बातचीत करके जाऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों को इससे फायदा हो सकता है। तो मैंने सीमावर्ती विकास कार्यक्रम के बारे में तो बता दिया, उसके बारे में टीकाकरण की वर्तमान स्थितियां क्या है राजस्थान में, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर एसआई के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, आरएस की तैयारी कर रहा है, तो उसके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। जिस दिन तक जाओ उस दिन तक ये तक पूछा जा चुका है। अभी पीछे जो आरएस के इंटरव्यू है उसमें कि आज की तारीख तक कोविड के कुल कितने केस आ चुके हैं, ये तक सवाल पूछ लिया गया है कि आप जिस तारीख को यहाँ इंटरव्यू देने आए हो उस तारीख तक राजस्थान में कितने कोविड-19 के केस आ चुके हैं। तो ये बात भी आप ध्यान रखना कि राजस्थान में टीकाकरण की स्थिति क्या है। कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पहली डोज 100% दी जा चुकी है, जैसे आप लोगों का गोवा है, यहां पहली डोज पूरी दी जा चुकी है। इसके अलावा आप लोगों का उत्तराखंड का इलाका है, वहां भी पूरी डोज दी जा चुकी है। लेकिन राजस्थान की स्थिति बहुत खराब है, 85% टीकाकरण ही राजस्थान में हुआ है। राजस्थान का एकमात्र प्रतापगढ़ है, एकमात्र क्या है, प्रतापगढ़ जिला ऐसा है जहां पर पहली डोज कितनी दी जा चुकी है, 100% दी जा चुकी है। लेकिन प्रतापगढ़ ये लिखा हुआ है, देखो यहां पर लिखा हुआ है 101% से भी ऊपर पहुंच चुका है, 101.1% के साथ पहले से टॉप पर चल रहा है। कौन सा, प्रतापगढ़। धौलपुर, जालोर, भरतपुर और डूंगरपुर जो है उनकी स्थितियां बहुत ही खराब है। पूरे राजस्थान की टीकाकरण की बात की जाए तो 85% टीकाकरण ही पूरे राजस्थान में हुआ है, जिसमें टॉप के जिले बात करें 90% से ऊपर वाले, तो यहां पर है प्रतापगढ़ है, हनुमानगढ़ है, जयपुर है, सीकर है, झुंझुनू है, अजमेर है। सबसे खराब कौन कौन से हैं वो भी देख लो जरा, करौली है, धौलपुर है, जालोर है, भरतपुर है और डूंगरपुर है। इन जिलों से अगर कोई भी मेरा साथी यहां क्लास देख रहा है तो अपने अपने जिलों में टीकाकरण के प्रति अभियान जो है वो लोगों को जागरूक करिए। आपके आसपास के कोई भी व्यक्ति जो टीकाकरण नहीं करवाया है उसको टीकाकरण के लिए क्या करें, आप बताएं कि जल्द से जल्द टीकाकरण कराएं, ये आफत देश भर में दोबारा न आ जाए। अगली बात जो अभी अभी आपको पर्यावरण के बारे में मैंने बताया था, दिवस के बारे में, वही है। और क्या है जरा पढ़ लीजिए, इसको आपके सामने मैंने रख दिया है।
राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस जो है वो कल मनाया गया। भोपाल गैस त्रासदी जो कांड हुआ उस कांड की याद में ये इसको मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में जाने गंवाने वालों की याद के सम्मान में समर्पित है यह दिवस। और 6 लाख से अधिक लोग जो हैं वो प्रभावित हुए इससे। 1984 की घटना है। 3000 मौतें या 5000 के आसपास बताइए, लेकिन मैंने तो 15,000 ही कहा था, सरकार ये कह रही है 25,000 तक मौत का आंकड़ा पहुंच चुका था बाद में। ठीक है, शुद्ध हवा सबका हक और सबकी क्या है, जिम्मेदारी है। शुद्ध हवा को लेना जो है वो सबका हक और सबकी जिम्मेदारी भी है। औद्योगिक आपदा के प्रबंधन और नियंत्रण के साथ हवा, पानी, मिट्टी को प्रदूषण से बचाने के प्रति लोगों में क्या फैलानी चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको इसके संबंध में ध्यान रखनी है। इसके बाद अभी बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया, आपको पता है बीएसएफ का स्थापना दिवस 57वां स्थापना दिवस, कौन सा 57वां स्थापना दिवस बीएसएफ का मनाया गया 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। इस समय पहली बार ऐसा हुआ जब पाक रेंजर्स जो है उनके साथ मिठाइयों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ, या वहां पर स्थापना दिवस पर पाक की तरफ से या आपस में मिठाई का आदान प्रदान हुआ। वैसे त्योहारों के अवसर पर ऐसा हर बार होता है, लेकिन स्थापना दिवस के अवसर पर पहली बार हुआ। मैंने बताया था आपको बीएसएफ जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सटी हुई जो हमारी सीमा है उसकी सुरक्षा करती है, प्लस जो वामपंथी लोग जो है जो देश के अंदर रहकर देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी विशेष अभियान बीएसएफ के द्वारा क्या किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। ठीक है, तो बाड़मेर के सेक्टर के मुनाबाब और गडरा और केलनौर बॉर्डर क्षेत्र पर पाक रेंजर्स को मिठाई इस समय क्या की गई थी, वितरित की गई थी। अगला सवाल जो आज ही मैंने बताया था चिरंजीवी मित्रों के बारे में सरकार ने ये घोषणा कर दी है, वो आपके सामने है, ये देख लीजिएगा। आप इस खबर को ढंग से पढ़ सकते हो, आपको खुद भी समझ में आ जाएगी सारी बात कि सरकार इस चिरंजीवी योजना के तहत कितने ऐसे स्वास्थ्य मित्र जो हैं उनको अपॉइंट करना चाहती है, या उनको कार्यकाल जो है वो सेवाएं 31 मार्च 2022 तक सरकार ने क्या कर दी है, बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जो चिरंजीवी ये मित्र लगाए गए थे उनका जो है वो 31 मार्च 2022 तक के लिए उनका बढ़ा दिया गया काल जो है वो। और इसके अलावा भी अगर कोई निजी हॉस्पिटल वाला है तो अब देखिए इन मित्रों को एक और बात की गई है, 500 रुपए जो है वो आपके मोबाइल के रिचार्ज के लिए भी सरकार आपको क्या करने वाली है, देने वाली है। चिरंजीवी मित्रों को सरकार 500 रुपए मोबाइल रिचार्ज के भी क्या करने वाली है, देने वाली है। अगला सवाल, ये तो आपने खूब देखा ही होगा, रानी जी की बावड़ी जल प्रबंधन का अच्छा स्रोत है। रानी जी की बावड़ी की फोटो खूब लोगों ने आपने देखी होगी, ये देख लीजिएगा आपके सामने रानी जी की बावड़ी जो है। ये रावी की बाव जो है वो भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित है। ये प्रसिद्ध बावड़ी यूनेस्को की विश्व विरासत में इसे शामिल किया जा चुका है। रानी की बावड़ी को सोलंकी शासन जो भीम प्रथम था उस भीमदेव प्रथम की पत्नी रानी उदयमती ने इसे क्या किया था, बनवाया था। और बाव के खंभे सोलंकी वंश व उसके वास्तुकला के चमत्कार के समय में ले जाते हैं। तो ये जो शानदार बावड़ी है ये कहां पर है, गुजरात के पाटन में स्थित है। ये भी बात आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद फिदेल कास्त्रो का नाम आपने सुना होगा कई बार, उस कास्त्रो के बारे में भी कोई खबर आई है न्यूज़पेपर में, उसको भी बता देते हैं। चलो ये देख लीजिएगा आपके सामने, फिदेल कास्त्रो का नाम बड़ा है दुनिया में। ये है फिदेल कास्त्रो, दुनिया के तीसरे ऐसे नेता थे जिन्होंने किसी देश पर लंबे समय तक राज किया हो। वे 2 दिसंबर 1976 का क्यूबा के राष्ट्रपति बने थे। बीमारी के कारण उन्होंने 2008 में सत्ता अपने भाई को सौंपी। राष्ट्रपति बनने से पहले वे देश के प्रधानमंत्री भी थे। वे अमेरिका के कट्टर विरोधी थे। उनके नाम संयुक्त राष्ट्र में सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। कास्त्रो ने 29 सितंबर 1960 को यूएन में 4 घंटे 29 मिनट का भाषण दिया। 25 नवंबर 2016 में उनका क्या हुआ था, निधन होता। तो क्यूबा के राष्ट्रपति रहे हैं कौन, फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो बड़ी दुनिया में चर्चित चेहरा माने जाते थे फिदेल कास्त्रो, इसलिए मैंने इनका नाम आपके सामने रखा है। चलिए अगले सवाल पर बातचीत और करते हैं। यह है आपका राजस्थान में जो आयोजित होने वाला इन्वेस्ट 2022 उससे जुड़ी हुई एक और खबर है। फिक्र न करो देंगे हेलीकॉप्टर में सेवा, ऐसा किसने कहा है, राजस्थान सरकार ने कहा है कि निवेश को प्रोत्साहन के लिए जनवरी में प्रस्तावित, यहां लिखा हुआ है जनवरी में इसका आयोजन किया जाएगा। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 समिट की तैयारियां सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन छोटी मोटी समस्याओं की अनदेखी सरकार की किरकिरी कर सकती है। और अभी हाल ही में यह कहा है कि प्रहलादपुरा औद्योगिक क्षेत्र में आवागमन के लिए लिंक रोड नहीं होने से समस्या हो सकती है, लेकिन सरकार ने कहा है आप चिंता मत करो, हम क्या लेकर आएंगे आपके लिए, हेलीकॉप्टर लेकर आएंगे साहब। ठीक है, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रख लेना। अगला है माई बजाज सागर डैम से राजस्थान सरकार गुजरात को नहीं दे रही है क्या पानी।
तो आपके लिए सवाल क्या है वो सोचो इस खबर को पढ़कर। सवाल ये पूछा जा सकता है कि माही बजाज सागर जो परियोजना है किन दो राज्यों के बीच में जल बंटवारे के लेकर विवाद का कारण है। तो राजस्थान और किसके बीच में, राजस्थान और गुजरात के बीच में, राजस्थान और किसके बीच में, गुजरात के बीच में। इस जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच में समझौता कब हुआ था, तो 1966 को। कब, 1966 को दोनों राज्यों के बीच में इसके जल के बंटवारे को लेकर क्या हुआ था, समझौता। सवाल ये पूछा जाएगा दो राज्यों के बीच में अगर नदी जल विवाद है तो उस जल विवाद को सुलझाने का या निपटारा करने का संसद के पास तो पावर है, लेकिन भारत के संविधान के किस आर्टिकल में इसका क्या है, उल्लेख है। ये सवाल सेकंड ग्रेड आरपीएससी के पेपर में आ चुका है, जरा मुझे बताइएगा अगर आपको आता है तो। इस खबर को पढ़कर आपको यही अंदाजा लगाना है। ये देखिए यहां लिखा हुआ है डैम के पानी को लेकर के 1966 में दोनों राज्यों के बीच में क्या हो चुका है, करार हो चुका है 1966 में, गुजरात और किसके बीच में, राजस्थान के बीच में। ठीक है, दोनों राज्यों को कैसे कैसे पानी का आवंटन किया जाना है इसको लेकर के दोनों के बीच में समझौता हो चुका है 1966 में। चलिए जी, अब देखिएगा अगला है, एक खबर आई स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने एक ताजा शोध किया है, उसको लेकर भी खबर है कि भैया ये ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, इन पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। ये पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में 2 अरब साल पहले के समुद्री धमाके ने जो है वो धरती को क्या कर दिया था, पहाड़ों में तब्दील कर दिया था। ऐसा किसके कहा है, स्कॉटलैंड के जो वैज्ञानिक है उन्होंने कहा था कि इस जोरदार विस्फोट के कारण इन हिमालय जैसी चोटियों का, बड़े बड़े पर्वतों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, ऐसा इन्होंने कहा है। और भी बहुत सारे कारण हैं इनके, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके। अब नई जो है हमारी डिजिटल पैटर्न पर आधारित सेना की जो है वो ड्रेस तैयार की जाएगी। सेना की ड्रेस जो है वो किसके आधार पर, डिजिटल तकनीक के आधार पर तैयार की जाएगी, ताकि शत्रु हम पर क्या कर सके, अगर आक्रमण भी करे तो हम उसकी पहचान में नहीं आए, ऐसा सरकार ने कहा है। और ये कब किया जाएगा, 15 जनवरी का दिन, 15 जनवरी से ऐसा सरकार करने वाली है। और 15 जनवरी को ऐसा क्या आता है, तो आर्मी डे परेड आता है इस दिन। क्या आता है, आर्मी डे परेड आता है, आर्मी परेड डे कह दो जी, या आर्मी डे जो है परेड, उस परेड में ऐसा क्या किया जाएगा, इसकी शुरुआत की जाएगी। डिजिटल पैटर्न पर आधारित जो हमारी फौजियों की जो ड्रेस है उसका शुभारंभ इस अवसर पर किया जाएगा, ठीक है। चलिए जरा, इसके बाद है राजस्थान में आयोजित होने वाला कुंभलगढ़ महोत्सव। राजस्थान में अभी हाल ही में रात्रि को लाइट शो का आयोजन तो नारगढ़ में किया गया है, और कुंभलगढ़ में कुंभलगढ़ महोत्सव मनाया जा रहा है आजकल। ये कुंभलगढ़ कहां पड़ता है, तो राजसमंद जो है, राजसमंद जो जगह है वहां पर आपको मालूम होगा, राजसमंद में यहां पर कुंभलगढ़ महोत्सव जो है वो 2 वर्ष बाद वापस क्या किया गया है, आयोजित किया गया है। राजसमंद में, कुंभलगढ़ में इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ये ध्यान रखना। जल्द ही माउंट आबू में, कहां पर, माउंट आबू जो है वहां पर शरद महोत्सव जो है उसका भी क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। शरद महोत्सव का भी क्या किया जाएगा, आयोजन। एक आपका है मरु महोत्सव, एक क्या है आपका थार महोत्सव, एक है आपका मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ क्या है, महोत्सव। ये एक है आपका पतंग महोत्सव, एक आपका है हाथी महोत्सव। इन सब प्रकार के महोत्सव का आयोजन जो है वो राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना। और कुंभलगढ़ महोत्सव का भी आयोजन, शरद महोत्सव का भी आयोजन किसके द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और मरु तो कहां पर मरु, बाड़मेर में या जैसलमेर में, ठीक है, ये ध्यान रखना। थार महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव कहां पर, जोधपुर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। इनमें से एक कहां पर, जैसलमेर में, और एक कहां पर, बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा पतंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होता है। हाथी महोत्सव जो है वो भी कहां पर, जयपुर में आयोजित किया जाता है। ये सारी बातें जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ और है या बातों को समाप्त करें। तो आज की कहानी, आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर आप लोगों से मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ। तब तक आप सभी का दिन में मंगलमय हो, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूं। और आप सभी आनंद से रहिए, आनंद से तैयारी करते रहिए। जीवन में निश्चित आपको अपनी सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिटेल से न्यूज़पेपर को एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लिया करें। नहीं भी पढ़ पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, इस क्लास में हम उस पर पूरी बातचीत करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। कल वापस मिलते हैं ठीक इसी समय वापस। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।